नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ में खबर सत्ता। आज हमारे साथ उपस्थित हैं राष्ट्रबान के संपादक श्री संजय जी बघेल, जिनसे हम जानेंगे सिवनी से जुड़े कुछ विशेष मुद्दों पे। इनसे हम पूछेंगे कुछ सवाल और जानेंगे हमारे अतिथि के हाजिर जवाब। तो बिना किसी समय को व्यतीत करते हुए मैं पूछता हूँ आपसे सिवनी के युवाओं और सिवनी की जनता से जुड़े हुए कुछ सवाल। तो पहला सवाल है बघेल जी कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें सिवनी के युवाओं की क्या मांगें होंगी? सबसे पहले तो मैं खबर सत्ता का धन्यवाद अदा करता हूं, जो मुझे इस काबिल समझा और आज यहां पर बुलाया स्टूडियो में। और सिवनी के युवाओं के विषय में जो आपका सवाल है, तो मैं अधिकांश देखता हूं कि यहां के युवाओं में बेरोज़गारी बहुत है। रोज़गार यहां के नेताओं के द्वारा लाए नहीं गए, कोई उद्योग नहीं लगाया गया है, जो सिवनी की सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षित वर्ग बड़े रूप में बेरोज़गार घूम रहा है, उन्हें किसी प्रकार से मतलब कि रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अधिकांश युवाओं जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए ही ज़्यादा पीछे पड़े रहते हैं जी। और सरकार वो उतनी नौकरियां मतलब उपलब्ध नहीं करा पा रही है। तो रोज़गार को लेकर कभी भी अगर बात करना चाहिए, युवाओं को हमेशा अपनी मांग रखना चाहिए कि हमें, जब हम शिक्षित हैं तो हमें रोज़गार मिलना चाहिए, वो उनका पहला अधिकार है। लेकिन युवाओं के द्वारा जो किसी प्रकार का आज तक कोई मांग नहीं की गई। जवाब मतलब कि सरकार क्यों दे? जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप में सुस्त रहते हैं क्योंकि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और जब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा तो फिर नेता कभी उस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। सिवनी का ये दुर्भाग्य बोलूँगा मैं, और यहाँ के युवाओं के लिए ख़ास तौर से, कि जब भी अगर उनके लिए रोज़गार की बात अगर कोई करे भी तो वो उसे बहुत लाइटली लेते हैं, और इस विषय में कभी उनका कोई ऐसा ध्यान नहीं रहा है। सब अपने आप में व्यस्त हैं, मस्त हैं। राजनीति चल रही है, बहुत अच्छी राजनीति है। और इसके बाद यही बोल सकता हूँ कि रोज़गार के लिए युवाओं को सड़कों पर आना चाहिए, अपना हक मांगना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से युवाओं के बीच में निष्क्रियता है, या यूँ कहूँ कि ये बहुत पहले से ये सुनते आ रहा हूँ कि सिवनी मुर्दों का शहर है, तो यहाँ पर युवाओं के लिए वो शब्द बिल्कुल सटीक बैठता है कि सिवनी के युवा मुर्दा हो गए जी। जो अपने अधिकार के लिए मांग नहीं रख सकता उसे मुर्दा ही कहेंगे जी। तो ये बात सत्य है करके सिवनी के युवाओं में वो उमंग, वो जोश बिल्कुल नहीं है, जो अपने हक के लिए मतलब कि सड़कों पर आकर नेताओं से सवाल कर सकें। युवाओं में अधिकांश देखा गया है, हर युवा किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से या फिर नेता से प्रभावित है, और वो बस उनकी आवभगत, या अभी जो शब्द हैं, कोई भक्त बन के घूम रहा है तो कोई चमचा बन के घूम रहा है जी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बघेल जी का कहना है कि युवाओं को अपने लिए खुद आगे आना पड़ेगा। इसी कड़ी में अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि जैसे जो सिवनी विधायक हैं, वो पिछले विगत 10 वर्षों से सिवनी के विधायक हैं, तो उनके द्वारा जो काम कराए गए हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ काम जो हुए हैं वो कहाँ तक सही थे, या फिर उनको ऐसे ही फिजूली कर दिया गया है अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए? सिवनी के विकास को लेकर अगर काम की बात करें तो कोई भी काम फिजूली नहीं होता। सारे कामों का अपना एक महत्व होता है। और उपलब्धियों में अगर गिना जाए कि सिवनी विधायक दिनेश राय जी के द्वारा कोई खास उपलब्धि 10 वर्षों में लाई नहीं गई है। वर्तमान में अभी जो देखा जा रहा है, तो मेडिकल ही एक ऐसी उपलब्धि है जिसको वो उसको मतलब कि फ्लैक्सों में या चैनलों में या फिर अखबारों में अपनी उपलब्धि के रूप में बता सकते हैं। वो तो पुराना काम था ना। ये क्या है, उनके चुनाव में जीतने के पहले ये मुद्दा हमेशा गरमाया हुआ था कि सिवनी में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। 4 लेन का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसको लेकर दिनेश राय जी के द्वारा आंदोलन भी किया गया था। लेकिन 10 वर्षों में अगर उनकी उपलब्धि में अगर देखा जाए तो उपलब्धियों में सिर्फ वो 4 लेन को बता सकते हैं, मेडिकल कॉलेज को बता सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। हाँ, लेकिन उनके लिए एक बात बहुत चर्चित रही है कि दिनेश राय जी एक फास्ट रिलीफ का काम करते हैं। ये जनता के बीच में भी एक संदेश है करके, कोई अगर मजदूर वर्ग या गरीब वर्ग उनके पास जाता है, परेशान है, अपनी आर्थिक स्थिति से अगर जूझ रहा है, तो वो उनके पास जाते हैं, तो वो उन्हें मतलब कि तुरंत में एक आर्थिक सहायता देते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी लोकप्रियता है। और उनकी लोकप्रियता के साथ साथ में क्या है, उनके मतलब कि असफलता को भी सफलता मानी जाती है। असफलता को सफलता इसलिए मानी जाती है, इसके पीछे मतलब विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है। उनकी खामियां पर आज तक कभी विपक्ष ने कोई सवाल नहीं किया। विपक्ष हमेशा देश प्रदेश के बड़े बड़े मामलों पर या नरेंद्र मोदी जी से या शिवराज जी से सवाल करती है, लेकिन कभी
सिवनी का लोकल में मतलब कि कोई अगर मामले अगर बात करें अपन कि भैया सिवनी के लिए लोकल में आपने लोकल के नेताओं से या बोले स्थानीय नेताओं से अगर कोई बात करें हों तो विपक्ष ने आज तक वो मजबूत भूमिका नहीं निभाई है। हमेशा मतलब कि उस चीज़ में विपक्ष कमज़ोर नज़र आया और इसी का फ़ायदा सत्ता पक्ष को मिला है और वह बेबाकी से अपनी बात करते हैं। कोई उपलब्धि नहीं है फिर भी, लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। विपक्ष स्थानीय बातें नहीं कर रहा है। हाँ, विपक्ष स्थानीय बात बिल्कुल नहीं करता। वो देश प्रदेश की राजनीति में या फिर उनके बाहर के जो मुद्दे हैं, जैसे सिवनी में भी कई ऐसे कांड हो जाते हैं जिसको लेकर विपक्ष को उग्र होना चाहिए, लेकिन वो सीधी की बात करेंगे तो अन्य दूसरे जिलों की बात करेंगे, अन्य राज्यों की बात करेंगे, लेकिन लोकल सिवनी के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में अगर देखें तो सिवनी के नगर पालिका में लगभग मतलब कि ठंड का समय था, लेकिन पानी की बहुत किल्लत थी। लोगों ने पानी की समस्या से जूझा, लेकिन विपक्ष ने कभी उस चीज़ की भूमिका का मतलब कि मांग ही नहीं रखी कि भाई जनता परेशान है, हम बात रखेंगे। अब तो खैर वर्तमान में नगर पालिका भी कांग्रेस के कब्जे में है जी, तो अब तो तालमेल की राजनीति बोलूँगे उसको करके, जो भी है सब ठीक है। बस डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब चल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार भी नहीं है, लेकिन क्या समझौता की राजनीति। कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ में नहीं जाएंगे। नगर पालिका में अभी जो जिस प्रकार से मतलब कि अभी एक बीच में वीडियो वायरल हुआ था, अपने नेता वो पार्षद दल के जो थे, नहीं पार्षद दल के नेता जो थे ज्ञानचंद सनोडिया जी, उनके द्वारा मतलब कि कुछ सवाल किए गए थे, चेक काटे गए बिना किसी की जानकारी के। यह सवाल उनके द्वारा किया गया था कि जलावर्धन योजना का एक चेक बिना किसी की जानकारी की काट दिया गया, तो एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। लेकिन वहीं नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा मैं सबसे बड़ा गुंडा बोल के बात खत्म कर दी गई। भाजपा भी शांत, कांग्रेस भी शांत। सही है। तो ऐसा है, इसी से जुड़ा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा ही हुआ है, राजनीति के इर्द गिर्द ही है कि जो अभी आगामी चुनाव होने वाले हैं, इनमें समस्त पार्टियों की तरफ से आपको क्या लगता है, धर्म की क्या बात की जाएगी, क्या राजनीति की जाएगी धर्म के ऊपर इस बार? अब मंदिर तो बन ही गया है। वैसे तो राजनीति में धर्म को लेकर कोई बात नहीं होना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो अभी वर्तमान में देश की राजनीति हमेशा जो चल रही है, खासतौर से भाजपा की बात करूंगा कि भाजपा की जो राजनीति होती है वो धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। जैसे पहले राम मंदिर उनके लिए एक मुद्दा था, अब राम मंदिर जब बन चुका है तो अब दूसरे मंदिरों को लेकर भी वो कह रहे हैं कि इसके पहले वहाँ पर मंदिर थे, उनको तोड़कर कुछ और बनाया गया, फिर उसके बाद हम उस ज़मीन को लेंगे। जैसे मथुरा का मामला एक वर्तमान में धीरे धीरे उपज रहा है। तो धर्म की राजनीति अगर मैं देखता हूँ तो भाजपा बिना धर्म की राजनीति के कभी चुनाव नहीं लड़ती, और बाकी अन्य पार्टियों की अगर देखें तो वह विकास के बात करते हैं कि विकास के, और हम मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन मुद्दों पर कभी मतलब कि वो अपनी बात प्रखर रूप से नहीं रख पाते। खासतौर से कांग्रेस को अगर देखा जाए तो कांग्रेस के शासनकाल में भी काफ़ी विकास हुए हैं, और उसके बाद फिर जब भाजपा मतलब 1990 के बाद से सिवनी में भाजपा मतलब कि विधायक रहे हैं, उसके बाद से कोई भी कांग्रेसी नेता भाजपा को हराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन धर्म की राजनीति को लेकर सिवनी बहुत संवेदनशील जिला है, बहुत संवेदनशील कि कहीं घटना कुछ और होती है, लेकिन उसकी आग अगर देखने को मिलती है तो सिवनी को देखने को मिलती है। और यही वजह है कि यहाँ पर मतलब सांप्रदायिक मामले को लेकर बाहर के जो व्यवसायी हैं, उद्योगपति हैं, सिवनी में कभी उन्होंने उद्योग लगाने की नहीं सोची या कोई बड़ा व्यवसाय लगाने की नहीं सोची। तो इसी कारण से सिवनी का पिछड़ापन होने का सबसे बड़ा कारण यह भी है। और राजनीति में अगर देखा जाए तो धर्म को लेकर जिस प्रकार से भाजपा अपना कार्ड खेलती है, तो उस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि धर्म की राजनीति को लेकर अगर भाजपा अगर कोई बात करती है तो युवाओं को थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए, अपने स्वविवेक से काम करना चाहिए, और उसके बाद जो विकास के मुद्दे पर बात कर रहा है उन नेताओं के समर्थन में आना चाहिए युवाओं को। और एक चीज़ और कहूँगा कि किसी भी चीज़ का मतलब कि एक शब्द है, ठेठ हिंदी में बोला जाता है बपोती। बपोती मतलब एक राज, एक छत्र राज। हम अगर किसी भी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को एक छत्र राज देते हैं तो वो बेलगाम हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। तो वही स्थिति सिवनी में है। लगभग 30 साल 35 साल लगभग हो चुका है जी, यहाँ भाजपा का विधायक है। बीच में 5 साल अगर आप निर्दलीय विधायक के रूप में दिनेश राय जी का कार्यकाल छोड़ दें तो लगभग मतलब कि 25 से 28 साल का जो कार्यकाल है वो भाजपा का है। लेकिन भाजपा के शासन में उन्होंने कोई भी धर्म को लेकर, जैसा ही वर्तमान में बजरंग दल के द्वारा बंद का आह्वान किया गया बरघाट का, तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पहले मतलब कि
धार्मिक संगठन जो हैं उन्होंने बकाया प्रशासन से आगाह किया। सत्ता किसकी है? भाजपा की है। उनको आगाह किया गया, शासन को बकाया उसको सख्ती से लेना था, उन बातों को गंभीरता से सुनना था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। मजबूरी यह रही करके एक दिन के लिए बरघाट बंद हुआ। अब बरघाट बंद होने से फ़ायदा किसका हुआ और घाटा किसका हुआ? नेता तो अपनी राजनीति चमका के चले गए। हाँ, लेकिन जो लोकल का जो मजबूर मतलब कि व्यक्ति है, जो आम आदमी है, जो मजदूरी करके एक दिन का भोजन लेके आता है और अपने परिवार को पालता है, उस व्यक्ति की आमदनी में प्रभाव पड़ता है। उसके प्रति आज तक कभी किसी नेता ने चर्चा ही नहीं किया। बंद का आह्वान कर दिए, उन्होंने घोषणा कर दिए, शहर व्यापारियों ने अपने स्तर पर समर्थन दिए, दुकानें बंद कर दी, उसकी सफलता की वाहवाही संगठनों ने लूट लिए और प्रशासन ने एक ज्ञापन लिया और उसके बाद जिम्मेदारी तीसरी खत्म। तो यह कोई चीज़ नहीं है करके प्रशासन किस तरह पहले ही किसी चीज़ का आक्रोश अगर उत्पन्न हो रहा है, पनप रहा है, उसके पहले ही अगर कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ रही है, जानकारी सामने आ रही है, शिकायत सामने आ रही है, तो प्रशासन को इतना गंभीर होना चाहिए। अरी थाना प्रभारी के खिलाफ में ज्ञापन सौंपा गया, कार्रवाई क्या हुई? आज भी वहीं क्या कहते हैं पदस्थ हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक दिन के बरघाट बंद होने से जो गरीब तबके को जो असर हुआ है वह उसकी क्षतिपूर्ति ना कोई नेता पूरी कर सकता, ना प्रशासन के कोई जिम्मेदार पर्सन। तो धर्म को लेकर राजनीति वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो युवाओं को अपने स्वविवेक से अपने हक के लिए पहले बात रखना चाहिए, मजदूर वर्ग को अपने हक के लिए पहले बात रखना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जो विशेष मुद्दे हैं। बिल्कुल, आज सिवनी जिले की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेकार हैं, बहुत घटिया स्थिति में है। वहाँ पर मरीज जाते हैं, परेशान होते हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग वहाँ पर इलाज करवाने के लिए लाइन लगाते हैं और अपना सोनोग्राफी वगैरह के लिए जो जाते हैं, अपने सिटी स्कैन के लिए, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, उनके कर्मचारी भी बकाया नियुक्त हैं, बैठे हुए होते हैं, हंसी मजाक चलेगी, लेकिन मरीजों का इलाज करने के लिए किसी के पास समय नहीं है या उनके टेस्ट करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। एक समय दिया जाता है उनको कि आप आधा घंटे बाद आना, 1 घंटे बाद आना। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए कि एक परेशान व्यक्ति, मरीज व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है और उसके बाद उसे फिर घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है। कभी कभी इलाज के अभाव में या रिपोर्ट के अभाव में डॉक्टर सही इलाज नहीं कर पाते, कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे कि जब गरीब व्यक्ति मरता है तो वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाता। कोई हाई प्रोफाइल मौत होती है तो उस पर बड़ा हाहाकार मचाते हैं नेता और सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। तो लेकिन आम जनता के लिए ये सारी चीज़ नहीं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, की खामियां ही हैं। स्वास्थ्य विभाग से ले लो या जिला प्रशासन से ले लो, उनकी ही खामियां हैं जो इस तरह के कृत्य उनके द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उन पर पर्दा भी डल जाते हैं। समय के साथ पब्लिक को भूलने की बीमारी है जो एक समय के बाद वो भूल जाते हैं और इसी का फ़ायदा प्रशासन और नेता उठाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, बस थोड़े से कुछ और सवाल हैं कि जैसे सिवनी में जो सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण हटाने का काम किया जाता है, अक्सर आपने देखा ही होगा आते जाते वक्त मार्केट में, बाज़ार में, कई जगह पे रोड को चौड़ा करने के नाम पर जो अतिक्रमण हटाने का काम किया जाता है, वहाँ पे कुछ नहीं तो 2-4 दिन बाद वापस दुकानें अपनी लोग लगा लेते हैं। तो इस पर क्या लगता है आपको कि प्रशासन को और सख्ती बरतनी चाहिए या फिर ये वो उन गरीबों का हक है जिनका आपने दुकान हटवा दी? क्या लगता है आपको? देखिए, अतिक्रमण को लेकर शहर के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए कुछ विनाश भी अगर होता है तो उसको सहन करके चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब अतिक्रमण लाते हैं तो जो फुटपाथ पे जो व्यापारी हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो अपनी जीविका चला रहे हैं, उनके लिए पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए कि उन्हें कहीं और विस्थापित करके उस व्यापार को लगाएं, तो जहाँ पर से वो अपने व्यापार को बहुत आसानी से संचालन कर सकें और 2 पैसे कमा के अपना परिवार पाल सकें। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप एक बार अतिक्रमण लेकर आते हैं, अतिक्रमण लाने में आपका जो खर्चा होता है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही अतिक्रमण धीरे धीरे पैर पसार लेता है। तो इस प्रति जो है नगरीय प्रशासन को विशेष सख्ती के साथ में करना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि उन गरीबों को बेरोज़गार करने से पहले उनके रोज़गार को स्थापित करने के लिए जगह दीजिए। अगर उनके लिए आप जगह चयनित कर देते हैं और उसके बाद उन्हें हटाते हैं तो फिर एक नए स्तर पर अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसके पहले ही आप पैनी नज़र बना के रखें कि अतिक्रमण ना हो सके।
क्योंकि कि अतिक्रमण, जब तक अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं होगा, शहर की सड़कें चौड़ी नहीं होंगी और शहर का सौंदर्यीकरण कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। अब जैसे देख लीजिए, सौंदर्यीकरण के नाम पर भी काफ़ी सरकारी धन की होली खेली जाती है। दल सागर हुआ पिछले बार, मतलब कि जब राजेश त्रिवेदी जी अध्यक्ष थे, उनके द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए फूंक दिया गया, लेकिन दल सागर की स्थिति वही च रही, दयनीय। उसके बाद नई परिषद आई, काम चलता रहा, फिर कांग्रेस का शासन आया, फिर उसमें करोड़ों रुपए फूके जाएंगे। अभी काम चल भी रहा है, लेकिन स्थिति वही रहती है। तो सरकार, मतलब कि नगर की सरकारें बदलती हैं, अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन स्थिति वही रहती है। सिवनी के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं, सुधरे नहीं हैं। भले ही कांग्रेस अपना सीना ठोंकती हो, पीठ थपथपाती हो कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है। इंजीनियर के, मतलब कि इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि डामरीकरण कैसी जगह में होता है। जी। पहली बार देखने को मिल रहा है करके सीमेंटीकरण होने के बाद डामरीकरण हो रहा है। वो सड़कें कितने दिन चलेंगी, मतलब कि पैसा है, खर्चा करना है, उसका प्रतिफल भविष्य में क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। ये पैसा पानी में व्यर्थ बह जाएगा, एक समय के बाद बोला जाएगा कि सड़क खराब हो गई, फिर बनाना है। मतलब कि सड़कों की कम से कम एक निर्धारित उम्र होती होगी। बिल्कुल। मैं तो इतना टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन जो टेक्निकल व्यक्ति हैं वो तो समझते होंगे कि मैंने अगर किसी सड़क को बनाया तो कितने साल तक चल सकती है, उसकी एक निर्धारित उम्र होगी। लेकिन अपने लिए क्या होता है, उनका लक्ष्य है हमें पैसा खर्चा करना है, लेकिन कहाँ करना है वो उनको मतलब नहीं है। सड़क बना दो, भले वो 2 महीने बाद उखड़ जाए। सड़क बना के पैसा निकालना, कमीशन लेना ही शायद सिवनी के नेताओं का मुख्य लक्ष्य और मिशन रहता है। इसी की वजह से यही है कि सिवनी में विकास के नाम पर सिर्फ सरकारी धन की होली खेली जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपका कहना ये है कि जानते वो भी हैं कि ये काम खराब हो जाएगा थोड़े दिनों में, लेकिन फिर भी जानबूझ के कर, पूरी जानकारी रहती है, उन्हें पता है करके हम ये काम कर रहे हैं, इस काम में हमको ये काम कितने समय तक मजबूत रहेगा। लेकिन कमीशन, कहते हैं ना कि जब कमीशन की मलाई आती तो आदमी की आंखों में एक अंधेरा छा जाता है, बोले अब सब कुछ ठीक है, हरा भरा बाग दिखता है सिवनी, लेकिन वो कुछ दिनों बाद फिर उजड़ जाता है, बेजार हो जाता है। तो इसी के साथ बस मेरा आखिरी सवाल आपसे कि सिवनी में अभी जो फ़िलहाल कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आए दिन मर्डर हो रहे हैं, बीते दिन 4 महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई और मनचलों द्वारा चाकू चलाए जा रहे हैं, तो इस पर जो सिवनी की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस की जो गरिमा पर सवाल आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था के रूप में ये बात सही है करके अभी पिछले 1 महीने के अंदर में 4 महिलाओं की निर्मम हत्या की गई है। एक युवती थी जिस पर मतलब कि चाकू से हमला हुआ, अब वो प्रेम प्रसंग को लेकर था या किसी, अभी तक मतलब कि किसी को क्लियर नहीं है जी। और अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब कांग्रेस नेता के पुत्र के द्वारा जिस प्रकार से खुलेआम चाकूबाजी की गई, तो ये सही बात है कि ये कानून व्यवस्था के लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कानून व्यवस्था को लेकर आखिर हमारा शहर है कहाँ। तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से मतलब कि पुलिस प्रशासन की छवि जनता के बीच में जा रही है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि कि आम नागरिक अपने आप में भयभीत है कि जब इतने बड़े स्तर पर एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के नारे लगा रही है और महिला सुरक्षा को लेकर काम करने की बात कर रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर अगर सवाल अगर जनता के मन में उठ रहे हैं तो वो लाजमी है, क्योंकि इस प्रकार के अपराध आदमी को अपने आप को डराने वाले रहते हैं जी। क्योंकि आज मैं अगर सड़कों पर घूमूं, एक पत्रकार की हैसियत से मेरे 10 दुश्मन भी हैं, अगर किसी ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं अगर सुरक्षित नहीं हूँ तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे, सुरक्षा की बात कर रहे, महिला ही सुरक्षित नहीं है तो सशक्तिकरण और सुरक्षा के जो दावे हैं सरकार के वो पूरे बोगस हैं, खोखले जी। बस एक आखिरी सवाल कि इस बार जो सिवनी विधानसभा चुनाव में आपकी एंट्री होने वाली है, तो आपको क्या लगता है ये भाजपा और कांग्रेस के लिए कुछ तकलीफ़ें बढ़ा पाएगी आपकी एंट्री सिवनी विधानसभा चुनाव में? देखिए, आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से मतलब कि प्रभाव बढ़ा है देश में, पहले उन्होंने दिल्ली में अपना कब्जा करे, कुछ दिनों बाद फिर चुनाव हुए, फिर दिल्ली में दोबारा से सरकार बनाए, फिर तीसरी बार बनाए, अभी वर्तमान में पंजाब में सरकार बनाने में कामयाब हुए, तो उनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कि जनता चाह रही है कि तीसरे मोर्चा की तरफ या तीसरे दल की तरफ
अगर कोई रुख किया जाए। मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से मैं मानता हूँ कि तीसरे मोर्चा की तलाश जनता को है, लेकिन एक मजबूत मोर्चा या कोई मजबूत पार्टी मिलती है तो जनता उस तरफ रुख करेगी। लेकिन चुनाव में अगर देखा जाए तो मतलब कि किसी भी नई पार्टी को आने में एक समय लगता है। जिस तरह जब एक समय में कांग्रेस का जलजला था, कांग्रेस फुल फ्लेश मतलब कि अपनी सीटें लेके आती थी, सरकार बनाती थी, लेकिन आज स्थिति वह कांग्रेस के साथ अब विपरीत है। अब कांग्रेस स्वयं ज़मीन तलाशने के लिए मजबूर हो चुकी है। और भाजपा की अगर बात करें तो आज जैसे कि भाजपा को अगर सबसे ज़्यादा आज के समय में अगर दिक्कत है तो खुद के नेताओं से है, क्योंकि कि सत्ता का लंबा सा दौर हो गया है। तो अब पार्टी के अंदर में गुटबाजी सामने धीरे धीरे आ रही है। तो पार्टी के अंदर ही मतलब कि भीतर घात है, आपसी लड़ाई है, उसको लेकर भाजपा को अपने आप से लड़ना है। लेकिन आपकी मतलब कि आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से एंट्री हो रही है तो ये एंट्री कुछ तो विचलित करेगी दोनों पार्टियों को, कांग्रेस को भी करेगी, भाजपा को भी करेगी, लेकिन वो प्रभाव एकदम से दिखाई देता नहीं दिखेगा। जैसे कि इन्हें अभी मतलब ये संघर्ष का दौर है आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में। दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें तो वो एक मतलब कि वहाँ पर वो अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी उनका संघर्ष का दौर है। तो ये संघर्ष का दौर जो है, कुछ अच्छे नेता हैं आम आदमी पार्टी में, कुछ उनके लिए मतलब तलाश कर रहे हैं कि हम 230 विधानसभा में ऐसी खबर है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन 230 विधानसभा में अच्छे चेहरों को कैसे ढूंढेंगे। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी का मतलब कि ऐसा कोई वजूद मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आदमी जुड़ना भी नहीं चाहता। और जो अच्छे नेता हैं वो अधिकांश जो होते हैं वो अपने ग्लैमर की दुनिया देखते हैं कि हाँ भाजपा में ग्लैमर है तो मैं उसमें रहूँ, पद में पा लूँ, या कांग्रेस का ग्लैमर है तो कांग्रेस में पद पा लूँ। आम आदमी पार्टी के प्रति अभी लोगों का उतना रुझान समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश में। लेकिन ये है कि तीसरे मोर्चा अगर मध्य प्रदेश में आता है तो आज से 10 साल या 15 साल या 20 साल बाद एक वजूद उसका बनेगा और आम आदमी पार्टी वो पार्टी के रूप में उभर सकती है अगर वो मध्य प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं तो। अभी जैसे चुनाव आ रहा है तो बकाया उनकी सक्रियता दिख रही है, लेकिन ये सक्रियता सिर्फ चुनाव तक अगर सीमित है तो गलत है। क्योंकि कि जनता की सेवा आप पूरे 5 साल कीजिए, सिर्फ चुनाव के समय में अगर जनता के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, तो ये भी जनता के साथ एक धोखा कहलाता है। तो मैं आम आदमी पार्टी की एंट्री के लिए बहुत अच्छी बात है, प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है ये। लेकिन आम आदमी पार्टी का भी दायित्व है कि प्रदेश की हक की लड़ाई, प्रदेश की जनता की हक की लड़ाई उनको हर हमेशा मजबूत कांधे के साथ में सड़कों पर उतर कर लड़ना होगा, तभी उन्हें भविष्य में जनता उन पर विश्वास जताएगी, उनको मौका देगी। जी धन्यवाद संजय जी। तो ये थे हमारे साथ में राष्ट्रबान के संपादक संजय बघेल जी, जिन्होंने अपने विचार साझा किए सिवनी को लेकर। मिलते हैं हमारी अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।